दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक में कल बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई। अब इस गिरावट के पीछे वजह बाजार में भयंकर गिरावट, और इस बड़ी गिरावट के बीच में आईआरएफसी भी टूटा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका था। ऐसे में यहाँ पे बिकवाली हुई। अब यहाँ पे जो सवाल निकल के आ रहा था कि क्या बाजार में एक ज़बरदस्त गिरावट का दौर आने वाला है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। यानी पूरा का पूरा जो आप देखें तो गणित यहाँ पे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा मामला क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ देखें तो आईआरएफसी फिर से डिविडेंड का ऐलान करने जा रही है, तो अगर इस समय आप खरीदारी करेंगे तो आपको डिविडेंड मिल सकता है। तो इस सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। और वैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो आने वाले समय रेलवे के पूरे होने वाले हैं। ऐसे में रेलवे के शेयर जितना नहीं दौड़े उससे कई गुना और दौड़ सकते हैं। तो क्या ये डिप में खरीदारी का मौका है? क्या इस लेवल पे हमें खरीदारी कर लेनी चाहिए? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें, कल बाजार ने त्राहिम त्राहिम मचाई, बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई। आ गया है बीएसई सेंसेक्स 64,571 पर, यानी भी देख लो कि 65,000 का स्तर भी टूटा। 825 पॉइंट की भारी गिरावट यानी 1.26% गिरा बीएसई सेंसेक्स। अब आप देख सकते हो कि शुरुआत कितनी शानदार हुई थी, बाजार में पॉजिटिव शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर बाजार गिरावट की चपेट में तुरंत आ गया। लेकिन पूरे दिन लगभग 200-250 पॉइंट की ही गिरावट थी। गिरावट हुई है अंतिम 1 घंटे के बीच में, और बहुत भारी गिरावट, एक तरफा गिरावट। लेकिन अब ये देख सकते हो कि इस गिरावट के पीछे जो वजह बताई जा रही है कि 4 बड़ी रीजन है। एक तो इजराइल हमास का युद्ध लगातार बढ़ रहा है, और लग रहा है कि आने वाले समय बहुत सारी और कंट्रीज इसमें एंट्री कर जाएगी। एक तरफ मिडिल ईस्ट होंगे सारे के सारे जो कंट्रीज़, और दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका है, फ्रांस है, इंग्लैंड। तो ऐसे में कई तीसरा युद्ध शुरू ना हो जाए, वर्ल्ड वार। इसने पूरा मामला बिगाड़ा, और ऐसे में बोलते हैं कि पैसे निकाले जा रहे हैं बाजार से। यूएस डॉलर लगातार मजबूत हो रही है इंडिया के रुपये के सामने, उसका भी निगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तीसरा और है कि इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ सकती है कि जिस तरह से हमास और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ है, क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ेगी और ऐसे में महंगाई बढ़ने की संभावना है। इसने भी बाजार को बिगाड़ा। चौथा रीजन है एफआई बाजार से पैसा निकाल रहे। तो ये 4 रीजन की वजह से हमें पता चला कि बाजार में गिरावट हुई। लेकिन एक आंकड़े ने पूरा का पूरा गणित चेंज कर दिया, और वो है एफआई की खरीदारी। यानी इतने भारी गिरावट के बीच में एफआई ने बाजार में खरीदारी की है, इसने चौंका दिया है। यानी ये जो गिरावट हुई है इसमें एफआई बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। आप ये देख ही सकते हो, उन्होंने 8,229 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया इस बाजार में, गिरते बाजार में। सामने 7,977 करोड़ इसकी बिकवाली की है। तो उनका जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 252 करोड़ पॉजिटिव है। तो लग रहा था कि बहुत भारी बिकवाली की हुई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने 252 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है। यानी ये जो गिरावट है इसमें एफआई बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, उनकी वजह से ये गिरावट नहीं हुई है। दूसरी एक खबर ने और ज़्यादा चौंकाया, और वो है डीआई की खरीदारी। अब डीआई ने भी यहाँ पे जम के खरीदारी कर ली है। देख सकते हो कि 8,022 करोड़ का उनका नया इन्वेस्टमेंट है, सामने 6,910 करोड़ की बिकवाली की है। तो उनका जो खरीदारी का आंकड़ा निकल गया 1,111 करोड़ पॉजिटिव है। तो जो लग रहा था कि हमारे बड़े फंड हाउस बिकवाली का, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। उन्होंने तो बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की इस गिरते बाजार में। तो फिर बिकवाली किसने की? तो बिकवाली की है रिटेल इन्वेस्टर ने, जो पैनिक सेलिंग है। आप समझ सकते हो, इसलिए बाजार फिर से बाउंस बैक दे सकता है, क्योंकि बाजार में अभी भी एफआईडीआई का भरोसा बना हुआ है। ऐसे में डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आईआरएफसी की ही बात करें तो इस स्टॉक ने लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया है, लेकिन गिरावट काफ़ी बड़ी हुई है। कल के दिन में 72.20 के आसपास स्टॉक आया। आप देख सकते हो 6.29% की बड़ी गिरावट हुई। वैसे इंट्राडे में ये 78 तक गया था और लो 72 का। एक ही दिन में 6 रुपये की भारी गिरावट हुई है। आईआरएफसी के स्टॉक में लोगों ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इस स्टॉक ने लोगों को पहले बहुत ज़्यादा रुलाया। आप ये देख सकते हो 7 मई 2021 को इसकी प्राइस 21 के आसपास थी, और ये पीरियड बहुत लंबा चला। आप ये देख ही सकते हो कि 21 रुपये के आसपास ही 7 अक्टूबर 2022 तक इसकी प्राइस थी, यानी लगभग ये 1.5 साल का पीरियड है, बहुत बड़ा पीरियड। ये स्टॉक 21 के आसपास ही रहा। इसमें थोड़ा सा अपडाउन आपको जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन प्राइस वही के वही थी। यानी स्टॉक में लोग बहुत ज़्यादा मायूस हुए, और उस समय भी मैंने लगातार वीडियो बनाया। ऐसा नहीं कि उस समय नहीं बनाए, उस समय वीडियो बनाए कि इसमें आप निवेश कीजिए, आने वाले समय अच्छा रिटर्न देगा। तो आप देख सकते हो स्टॉक ने फिर जो दौड़ना शुरू किया तो एक तरफा दौड़ा। आप देखो 19 जुलाई को ये स्टॉक 32 रुपये के आसपास था, और वहाँ से जो इसने रॉकेट की गति से दौड़ना शुरू किया, तो ये देख ही सकते हो आप कि करीब 11 सितंबर को ये पहुँच गया सीधा, आप देख लो कि 92 तक।
ये 50 दिन का पीरियड है, लगभग समझ सकते हो कि 1.5 महीने में ही स्टॉक बहुत तेज़ी से बढ़ा। यानी 32 के आसपास जो स्टॉक था वो 92 तक पहुंच गया। यानी जो आपकी रकम थी वो डबल नहीं बल्कि 3 गुना हुई। बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया इसने कम समय में। तो आप देखते हो इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। अब कंपनी ने डिविडेंड का फैसला लेने का भी ऐलान किया है। कंपनी आपको फिर से डिविडेंड देने जा रही है। इससे पहले अगर आप देखें तो डिविडेंड अभी तक लोगों के अकाउंट में आने शुरू हुए, नया डिविडेंड की फिर तैयारी हो चुकी है। तो ये फाइनेंशियल 2023-24 के लिए अंतरिम डिविडेंड का फैसला लिया जाएगा इस 2 नवंबर की मीटिंग में, जो कंपनी की बोर्ड और डायरेक्टर की मीटिंग होगी, जिसमें हमारे सामने Q2 का रिजल्ट भी होगा। इस रिजल्ट की भी ऐलान होगी और साथ में डिविडेंड भी देगी कंपनी। कंपनी के जून क्वार्टर की बात करें तो आप देखो कि जो कंपनी का जो सेल्स था वो 6,679.17 करोड़ के आसपास रहा था और जून 2022 में ये 5,627 करोड़ के आसपास था। तो इस हिसाब से देखो 18.69% की अधिक हमें वृद्धि देखने को मिली है। और जून 2023 में अगर नेट प्रॉफिट की बात करो 1,556 करोड़ के आसपास रहा था। जून 2022 में ये 1,661 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे देख लो कि 6.32% की गिरावट थी प्रॉफिट के अंदर। और एबिटाडा मार्जिन इसका 18.68% बढ़ के 6,651 करोड़ के आसपास पहुंच गया। जून 2022 में ये 5,604 करोड़ के आसपास था। तो एबिटाडा बढ़ा है कंपनी का। तो पिछली बार अगर आप डिविडेंड लेने से चूक गए तो अभी मौका है, इस समय अगर आप खरीदारी करेंगे तो आपको डिविडेंड बिल्कुल मिल सकता है। अभी अब एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता होगा जम्मू कश्मीर के अंदर नया रेलवे लिंक आप देखो एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है और ये एक बड़ा एक रेलवे प्रोजेक्ट है जो पहाड़ों के बीच में से निकाला जा रहा है और काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। 2017 से इसका कामकाज चल रहा है। ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ नहीं पा रहा क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो रही है ऐसे। लेकिन अब इंजीनियरों ने एक नया तरीका अपनाया है। इस तरीके से बहुत जल्द से जल्द ये आप देखिए रेलवे के अंदर बीच में पहाड़ों के बीच में टनल बनाया जा सकता है। तो ये एक देखो कि सिंगल ट्यूब टनल बनाने की जो कोशिश की जा रही है ये बहुत जल्द इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देगा। और आने वाले समय देखें तो जो कटरा बनियाल सेक्शन का जो पूरा एक ये देखो लिंक प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो सकता है। 3.2 किलोमीटर का एक आप देखो टनल के माध्यम से ये प्रोजेक्ट जल्दी ही कंप्लीट किया जा सकता है और रेलवे शुरू हो सकती है। तो ऐसे में बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए अब सरकार ने संभावना बनानी तलाशनी शुरू कर दी है। तो हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से एक बड़ा बयान निकल कर आया है कि एक नए मेथड के माध्यम से हिमालय के अंदर हम एक जम्मू कश्मीर के लिए नया रेलवे रूट बनाने की तैयारी कर चुके हैं। जल्दी ही टनल तैयार हो जाएंगे इस नए मेथड के माध्यम से। वैसे सरकार बहुत सारी अनाउंसमेंट के लगातार सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाई जाए। इसके लिए 400 नए रैक्स बनाने का भी अनाउंसमेंट किया गया है क्योंकि लगातार वंदे भारत ट्रेन की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में रैक्स की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट जो आने वाले समय कंप्लीट हो गए, जिसमें कुछ 10 बड़े प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट होने वाले, जिसमें आप देखें तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट होना है जिसके लिए 4,925 करोड़ का खर्च किया जाएगा। इसको सरकार की मंजूरी मिली है। दूसरा जो प्रोजेक्ट है आप देखें तो यह बेंगलोर का है, सबर्न रेलवे प्रोजेक्ट है बेंगलोर का, जिसके लिए 2,500 करोड़ रुपये का खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा जो तीसरा प्रोजेक्ट है तो ये अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का भी रीडेवलपमेंट होना है। इसके लिए 2,000 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा। इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इसको लेस किया जाएगा। अगला आप देखें तो चौथे नंबर का जो प्रोजेक्ट आप देखें तो यहाँ पे आपको मुंबई रेलवे स्टेशन CSMT स्टेशन जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, इसको भी अगर आप देखें तो रीडेवलप करना है जिसके लिए 1,800 करोड़ का खर्च किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो यवतमाल जो महाराष्ट्र का जो रेलवे स्टेशन है उस स्टेशन को भी फिर से तैयार किया जाएगा और इसके लिए 1,270 करोड़ का खर्च किया जाएगा और रेल विकास निगम लिमिटेड को इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। अगला प्रोजेक्ट अगर आप देखें तो थाने रेलवे स्टेशन भी रीडेवलपमेंट जाने वाला है और इसके लिए 1,000 करोड़ इसका खर्च किया जाना है। इसके अलावा देखें तो यह एक बेंगलुरु सबर्न रेलवे प्रोजेक्ट है जो बेंगलोर से KCR बेंगलुरु देवानहल्ली से लेके ये कैनगरी तक है। ये 1,000 करोड़ इसका बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इसके अलावा 8वां जो प्रोजेक्ट है वो मुंबई का है, लोकमान्य तिलक टर्मिनस का है। यह भी रीडेवलपमेंट होना है, इसके लिए 950 करोड़ का खर्च किया जाएगा। और दूसरा एक प्रोजेक्ट है आप देखें बेंगलोर डिवीजन के अंदर 860 करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट और कंप्लीट करने की यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है। और 10वां जो प्रोजेक्ट है वो इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट होना है जिसके लिए 860 करोड़ का खर्च किया जाएगा। तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होना है, बहुत सारे प्रोजेक्ट है। इसके अलावा 2024 तक देखें तो करीब बहुत सारी वंदे भारत मेट्रो ट्रेन भी शुरू होने जा रही है। 130 किलोमीटर तक की डिस्टेंस के अंदर जो मेट्रो सिटी को जोड़ने के लिए वंदे मेट्रो भी आने वाली है, पूरी तरह से AC गाड़ी होगी। और आप देख सकते हो कि इसके लिए भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होगा। ये जल्द ही यहाँ पे इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसके अलावा रेलवे करीब 60,000 नए वैगन्स बनाने जा रही है फ्रेट कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए। वहाँ पे अब जैसे भी ट्रांसपोर्टेशन का काम रेलवे के माध्यम से हो, इसके लिए भी 25,000 करोड़ का खर्च करने की सरकार ने अनाउंसमेंट की है। तो आप देख ही सकते हो कि बहुत सारी अनाउंसमेंट हो रही है। ऐसे में रेलवे के जितने स्टॉक है वो मल्टी बैगर बनेंगे, फिर से जितना दौड़े उससे कई गुना दौड़ सकते हैं। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है
तो थोड़ा सा वेट करें, बाजार को स्टेबल होने दें, उसके बाद में खरीदारी करें। लेकिन IRFC एक बहुत शानदार स्टॉक है, भले ही इस समय थोड़ा शॉर्ट टर्म में आपको नीचे आ रहा हो दिखाई देगा, लेकिन ये डीप में खरीदारी का मौका है। लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रहे, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।